नमस्कार मित्रों। हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के साथ साथ इनकी व्याख्याएं परिवर्तित होती रहती है। इन विचारकों ने जो बात कही है, अधिकतर चाहे प्लेटो से लेकर के जॉन रॉल्स तक जितने विचारक हैं, वो अपने समय को देखते हुए उन्होंने एक बात कही है। लेकिन ये विचारक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने समय को देखने के साथ साथ ये भी देखा कि उनसे पूर्व किन लोगों ने मेहनत करके जो मूलभूत समस्याएं हैं मनुष्यों की, उसका राजनीतिक समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में विचार किया था। और उन विचारों की कुछ सीमाएं सामने आई, तब इन विचारकों ने अपनी तरह से नए समाधान देने का प्रयास किया है। अब होता यह है कि जिस विचारक ने जिस समय जो बात कही है, वह उस समय की भाषा का प्रयोग करता है, वह उस समय की समस्याओं का देखते हुए सार्वभौमिक समाधान देने की बात करता है। जब बाद में हम उसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम प्लेटो का अध्ययन करें आज, तो आज प्लेटो का अध्ययन तभी हम कर सकते हैं जब हम ये मानते हैं कि प्लेटो आज भी प्रासंगिक है। और प्लेटो प्रासंगिक है तो उसकी जो भाषा है वो तो प्रासंगिक हो नहीं सकती, क्योंकि भाषा तो अलग थी। उसके जो सिंबल्स हैं बहुत सारे, वो सिंबल्स भी प्रासंगिक नहीं हो सकते, क्योंकि वो उस समय की जो दुनिया थी उसके सिंबल्स उसने काम में लिए हैं। लेकिन उसके जो विचार थे, जो सार्वभौमिक थे, जिन्होंने सार्वभौमिक समस्याओं का समाधान खोजा, वो आज भी प्रासंगिक है। तो इसलिए प्लेटो का अध्ययन हम आज भी करते हैं। और विचारक वही होता है जो अपने समय से परे तक जीवित रह सके अपने विचारों के माध्यम से। अगर वो सिर्फ अपने समय तक ही सीमित है तो वो विचारक नहीं मानेंगे। अगर मानेंगे भी तो हम कहेंगे कि भाई 6वीं शताब्दी BC में कौन लोग थे जिन्होंने विचार किए, उसमें से एक प्लेटो भी था। लेकिन प्लेटो तो आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसकी बहुत सी बातें आज भी महत्वपूर्ण है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, और उसको कहा जाता है कि वो तो राजनीतिक चिंतन का पिता है। तो एक तो बात यह है कि विचारक वो होते हैं जो अपने समय से बाद में भी किसी न किसी प्रकार से प्रासंगिक रहते हैं। दूसरी बात, अब वो प्रासंगिक तो है लेकिन उनकी व्याख्याएं परिवर्तित होती रहती है। एक तरह की व्याख्या हमेशा नहीं रहती, क्योंकि व्याख्या करने वाले भी अपने समय से बंधित होते हैं बहुत कुछ हद तक। तो आज जो प्लेटो की व्याख्या करेगा, वो आज के संदर्भित जो वोकेबुलरी है, जो राजनीतिक परिभाषा, जो राजनीतिक शब्दावली है, उसके अंतर्गत प्लेटो के सिद्धांतों और विचारों की व्याख्या करने का प्रयास करेगा। तो न केवल आज की शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा, बल्कि समसामयिक जो विचार हैं, जो चिंतन है राजनीतिक, उस चिंतन का भी सहारा लिया जाएगा और उसके अंतर्गत देखा जाएगा कि प्लेटो के विचार किस प्रकार से आज प्रासंगिक हो सकते हैं। अब जैसे प्लेटो का ही नाम ले रहे हैं हम, तो प्लेटो ने कहा था कि राजनीति में तब तक भ्रष्टाचार रहेगा जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे या दार्शनिक राजा नहीं होंगे। अब इसका क्या अर्थ है? अब आजकल तो कोई राजा होते नहीं है, तो राजा का अर्थ यहाँ पर आज लिया जाएगा कि सत्ताधीश जो है वो कैसा होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। जिन देशों में संसदीय प्रणाली है वहाँ का प्रधानमंत्री राजा है, जिन देशों में राष्ट्रपति शासन है वहाँ पर राष्ट्रपति राजा है, जिन देशों में इन दोनों को सीमित कर दिया गया वहाँ पर हमें कह सकते हैं संसद राजा है। जहाँ पर ये सभी वीक हैं तो हम कह सकते हैं वहाँ पर जनता ही राजा है। तो प्लेटो ने जो कहा कि दार्शनिक राजा हो या राजा दार्शनिक हो, तब तक समाज में समस्याएं समाप्त नहीं होगी। उसको आज के संदर्भ में कैसे देखेंगे? आज के संदर्भ में इस प्रकार से देखेंगे कि राजा का अर्थ तो सत्ता से लिया जाएगा, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ताधीश हैं वो राजा हो गए। दार्शनिक का यह अर्थ यह है कि दार्शनिक वो होता है जो अपने समय की छोटी मोटी समस्याओं से परे चला जाता है, यानी जो सोचता है। और सोचने वाला व्यक्ति जो होता है वो जो सामान्य बातें हैं उससे परे चला जाता है। जैसे जो उसने कहा था प्लेटो ने कि दार्शनिक वो होंगे जिनकी ये एक प्रतिबद्धता होगी या उन पर प्रतिबंध होगा
कि वो न तो परिवार रखेंगे और न वो धन संपदा अपने नाम पर करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो दार्शनिक होने की 2 क्वालिफ़िकेशन उसने बताई है कि दार्शनिक वो है, इसको दूसरी तरह से देखें तो दार्शनिक वो है जो अपने परिवार से मोह नहीं रखता है। वो पारिवारिक जो संबंध होते हैं, यौन संबंध है या दूसरे संबंध है, वो तो रखता है, लेकिन उनसे मोह नहीं रखता है। इसी प्रकार से वो धन संपदा का उपयोग तो करता है, लेकिन वो उससे मोह नहीं रखता है, क्योंकि अगर वो मोह रखेगा तो वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग या तो सत्ता बढ़ाने में या तो अपने धन को बढ़ाने में करेगा, संपत्ति को बढ़ाने में करेगा, या अपने परिवार को और ज़्यादा चीज़ें देने में करेगा। तो इसलिए आज के संदर्भ में इसकी व्याख्या ये होगी कि वह शासक हो जो चाहे धन संपदा का उपयोग करता हो, क्योंकि शासक को करना पड़ता है, उसके पास मकान होता है बड़ा, उसके पास नौकर चाकर होते हैं, उसके पास सुरक्षा होती है, उसके पास गाड़ी घोड़े होते हैं, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है, वो बहुत अपॉइंटमेंट्स करता है। इन सब के होने के बावजूद भी वो उनसे मोह नहीं रखे, यानी वो उनको अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास ना करें। इसी प्रकार से वह धन संपदा के साथ साथ परिवार उसका होगा, हो सकता है परिवार हो, लेकिन परिवार के लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास ना करें। तो हम कहते हैं राजा जो आज है वो दार्शनिक राजा तब होगा जब प्लेटो के अनुसार इन 2 बातों का ध्यान रखेगा। अब आप देखिए कि आज भी ये संगत है बात, आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज भी हम दुनिया भर में देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार सत्ता के स्तर पर होता है, उसका बहुत बड़ा कारण यही होता है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाना चाहता है, अनुचित सत्ताधीश, और या वो धन संपदा एकत्रित करना चाहता है। अगर इन दोनों की सीमाएं लगा दी जाए तो भ्रष्टाचार होने की संभावना न्यूनतम हो जाएगी सत्ता के स्तर पर। इसलिए प्लेटो आज भी रेलेवेंट है कि उसने इतने साल पहले इस एक शाश्वत समस्या कि सत्ता भ्रष्ट करती है उसका एक समाधान प्रस्तुत किया था। और वो समाधान कितना तार्किक तो है वो, लेकिन कितना प्रयोग किया जा सकता है उसको, कितना वो जिसे हम कह सकते हैं उपयोगी है, जिसका लोग जिसको मानेंगे, क्या इसमें के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए, या नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, या जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं जिससे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं उनको एक शपथ दिलानी चाहिए कि वो ऐसा करें। शपथ तो लेते हैं, लेकिन वो संविधान के प्रति शपथ लेते हैं कि निष्ठा से मैं संविधान का पालन करूंगा, लेकिन वो ये शपथ नहीं लेते कि मैं अपने परिवार को अनुचित लाभ नहीं दूंगा, मैं धन संपदा जो मेरे पास है उसका अनुचित उसको बढ़ाऊंगा नहीं। ये कोई शपथ नहीं होती है, ये माना जाता है कि ऐसा वो करेगा, ये करना चाहिए। तो ये जो बात प्लेटो ने कही उसको आज के संदर्भ में अगर हम लागू करें तो लागू कैसे करें ये जरूर समस्या हो सकती है, लेकिन जो बात है वो तो मार्के की बात है, इसलिए प्लेटो आज भी प्रासंगिक माना जाता है। ये प्लेटो का एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है, एक उसका जो विचार था उसके बहुत सारे विचार हैं, इसका अध्ययन बाद में करेंगे। उन विचारों में बहुत सी बातें हैं जो प्रासंगिक है, बहुत सी बातें जिसकी आलोचना भी की जाती है, इस विचार की भी आलोचना की जाती है। ये कैसे संभव होगा, यह संभव है, ये आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी बात है, ये संभव कैसे है, वो अलग बात है। लेकिन एक तो बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि राजनीतिक विचारक या अवधारणा कोई हो या कोई वाद हो, वो जिस समय में आते हैं, आरंभ होते हैं, उस समय की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उस समय में जो विचार होते हैं उसके अंतर्गत वो अपने विचार नए प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, और बाद में वो प्रासंगिक बने रहते हैं अगर वो विचार सार्वभौमिक समस्याओं के सार्वभौमिक समाधान या सार्वभौमिक समस्या या सार्वभौमिक जो प्रघटनाएं हैं उनका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हो, तो उनको आज भी हम मानते हैं। जैसे बहुत से उदाहरण हैं राजनीतिक विज्ञान के, स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता, अधिकार, राज्य ये सब अवधारणाएं बहुत वर्षों से चल रही है, लेकिन इनकी परिभाषाएं बदल जाती है, लेकिन अवधारणाएं नहीं बदलती। अवधारणा उन्हीं का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए परिभाषाएं तो बदलती रहती है लेकिन अवधारणाएं वही हैं। तो हमें जब इनका अध्ययन करें तो हमें इसके पूरा इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। यानी हम स्वतंत्रता का अध्ययन करें तो देखिए स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, क्यों हुआ, उस समय इसकी
परिभाषा क्या थी, फिर धीरे धीरे इसकी परिभाषा में और इसके प्रयोग में कैसे परिवर्तन आता गया, और आज समसामयिक समय में इसके बारे में क्या बात कही जाती है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आज बताना चाह रहा था कि राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन और अवधारणाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, जिन्हें कि विद्यार्थी मानते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, मेरा मानना है मुश्किल नहीं है, रुचिकर है, बस आपकी रुचि उसमें जागृत होनी चाहिए। अगर आप विषय के प्राध्यापक बनना चाहते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, स्कूल शिक्षा में जाना चाहते हैं, तो आपको इस विषय के बगैर रुचि पैदा होनी चाहिए और उसकी इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए। यानी आप ये सोचने की कोशिश करें, ये आया कहाँ से, ये क्यों आया, और आजकल इसका परिवर्तन, इसकी परिभाषा परिवर्तनशील क्यों हो गई है। जब तक ये रुचि पैदा नहीं होगी, आप एग्ज़ाम पास भी कर लेंगे, नौकरी भी लग जाएंगे, तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? जब पढ़ाओगे, जब आपकी रुचि नहीं है तो पढ़ाओगे कैसे? तो इसलिए आपकी रुचि जागृत होनी चाहिए विषय में, और वो रुचि जब जागृत होगी तब आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में समाज को अपना योगदान दे पाएंगे। आज इतने देखते हैं। नमस्कार।